धूमिल जी की एक कविता है, लोहे का स्वाद। माना जाता है कि ये कविता धूमिल जी की आखिरी कविता है। धूमिल जी जो है वो अपने बेहद जोशीले और सुंदर कविताओं के कारण जाने जाते हैं। कहते हैं कि 38 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने काफ़ी बेहद खूबसूरत और उम्दा किस्म की कविताओं का दर्शन हमें दिखाया है। ये कविता काफ़ी छोटी सी है, मगर इसमें से निकलने वाले जो व्यंग है, करुणा है और एक ऐसा एहसास जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इस तरीके का भाव कवि हमारे मन में जागृत कराना चाहते हैं। खैर, कुछ भी हो, मुझे लगता है कि ये कविता अच्छी है और इसमें लिखे गए जो पंक्तियां हैं उसका मर्म आप तब समझ पाएंगे जब इसमें लिखा गया पंक्तियों का असली अर्थ आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये कविता लोहे का स्वाद। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षर के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है कि ये लोहे का आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बस यहीं तक था कविता। कविता काफी छोटी सी है, मगर मैंने पहले ही कहा था कि कविता शब्दों से नहीं बल्कि शब्दों के पीछे वो गड़े हुए अर्थ से होती है जो कवि हमें बताना चाहता है। फिलहाल काफी बातचीत हो चुकी है, अब चलते हैं हमारे कहानी के भाग की ओर। कहानी के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ है अपने बाथटब में और वो अपने आप से कह रहा है, ये डोंगयिलिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा बेशर्म होती जा रही है। जब वो अपने सिस्टर के साथ होती है तो वो अपने आप को समेट लेती है, मगर जब वो मेरे साथ अकेली होती है तो उसका लज्जा पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें डोंगयिलिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है, मास्टर क्या आपने मुझे पुकारा? ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो फिर डोंगयिलिंग की तरफ देखकर कहता है, डोंगयिलिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए नहाने में। ये सुन डोंगयिलिंग कहने लगती है, मास्टर आप हमें सिखाने में काफ़ी मदद करते हैं, इसलिए ये हमारा भी फर्ज है कि हम आपको अच्छे से देखभाल कर सके। ये कहते ही डोंगयिलिंग धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के बाथटब में घुसने लगती है और दूसरी तरफ ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए उसे बाहर निकल जाने को कहता है। जब इतने बातों से भी डोंगयिलिंग वहां से नहीं जाती है तो हमारा मेन कैरेक्टर डोंगयिलिंग को हल्के गुस्से में देखकर कहता है, बहुत हुआ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, अब जाओ यहाँ से। लेकिन इस बात से भी डोंगयिलिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा मास्टर से कहती है, मास्टर मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, तो क्या आप मुझे फिर से सजा देंगे? अब इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है इस दुनिया को? ये सारा दुनिया आखिर इस तरीके से बदल क्यों रहा है? और साथ ही साथ मेरे सारे के सारे डिसाइपलों का व्यवहार भी काफी अजीबोगरीब महसूस हो रहा है मुझे। अब ये सब माहौल तो चल ही रहा होता है, लेकिन इसी के बीच पीछे से और एक आवाज सुनाई पड़ती है और वो आवाज होती है जाओचियार की। जाओचियार बाहर से कहने लगती है, मास्टर मुझे एक प्रश्न बड़ा खटक रहा है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ आपसे इसका समाधान पूछने? ये आवाज सुन तो डोंगयिलिंग बहुत ही घबरा जाती है और वो मास्टर की तरफ देखने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोंगयिलिंग को अलमारी की ओर इशारा करता है और वो कहता है, जाओ उस अलमारी के भीतर जल्दी से छुप जाओ। ये सुन डोंगयिलिंग मास्टर के बातों पर हामी भरती है और वो जल्दी से अलमारी के भीतर घुस जाती है और तभी हमारा मेन कैरेक्टर फर्श में गिरे हुए पानी को अपने शक्तियों की मदद से साफ कर देता है और वो फिर अपने मन में सोचता है, मुझे बहुत ध्यान से सारे सबूतों को यहाँ से मिटाना होगा, किसी को पता ना चले कि डोंगयिलिंग यहाँ आई है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल जाओचियार हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे की ओर प्रवेश करती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बाथटब को किनारे करते हुए जाओचियार से पूछता है, अब बताओ तुम इतने रात में मेरे कमरे की ओर किस लिए आए हो और तुम्हें क्या पूछना है?
ये सुन जाओचियर कहने लगती है, मास्टर तो आप अभी नहा रहे थे, असल में मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी थी। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, तुमने तो अभी तक अपने ची को रिफाइन तक नहीं किया, तो फिर किस बात का सवाल? तुम्हें पहले अपने थ्योरी पर ध्यान देना होगा, उसके बाद तुम्हारे कल्टीवेशन का पहला दौर शुरू होगा। इस बात को सुन जाओचियर कहने लगती है, अरे ऐसा क्या? ठीक है मास्टर। और वहीं दूसरी ओर अलमारी में बंद होने के कारण डोंग यिलिंग का गर्मी से बुरा हाल होता जा रहा था। ये सब बातचीत आगे बढ़ ही रही थी कि तभी जाओचियर ने कहा, रुकिए मास्टर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और दूसरी तरफ डोंग यिलिंग का हाल बेहाल होता जा रहा था। लेकिन तभी डोंग यिलिंग का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े की ओर जाता है और वो मास्टर के कपड़े को सूंघते हुए न जाने किस ख्याल में खो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे ध्यान आता है कि नहीं, मुझे ध्यान से यहाँ छुपना होगा, वरना जाओचियर को अगर पता चल गया कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ तो मेरे और मास्टर की दोनों की बदनामी हो जाएगी। ये सब खेल तो चल ही रहा होता है, लेकिन वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अलमारी की ओर देखकर सोचने लगता है, अरे कहीं ये लड़की मुझे फंसा ना दे। तभी कुछ समय बाद जाओचियर चाय बनाकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर पेश करती है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरे प्लेट के साथ मास्टर की ओर गिर पड़ती है। और फिर वो उसी समय सोचने लगती है, अब मजा आ जाएगा। अगर मास्टर का पोशाक इस चाय से भीग जाता है तो मास्टर अपने पोशाक को बदलने के लिए अलमारी की ओर जाएंगे और तभी मुझे और मजा आ जाएगा। लेकिन उसी वक्त उसकी इस योजना पर पानी फिर जाता है, क्योंकि शिनशी ने अपनी शक्तियों से प्लेट और उसमें रखे हुए चाय के बर्तन को अपने शक्तियों के माध्यम से ही हवा में पकड़ लिया होता है। और फिर शिनशी कहता है, ध्यान से, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सुन जाओचियर बहाना करते हुए रोते हुए कहने लगती है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, अगर ये चाय आपके कपड़े में गिर जाती तो आपका ये कपड़ा गंदा हो जाता, और मैं ये नहीं जानती हूँ कि आपके पास इस तरीके का दूसरा कपड़ा है या नहीं। मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन हमारा मेन कैरेक्टर जाओचियर से कहने लगता है, अरे कोई बात नहीं, रो मत, सब ठीक है। लेकिन फिर वो मन ही मन में सोचता है, अरे इस लड़की का यहाँ आना और इस तरीके का काम करना, मुझे लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। और तभी जाओचियर हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और उनको कहती है, मास्टर आप तो बड़े अच्छे हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर हल्की मुस्कुराहट से जाओचियर को देखता है और उसे सांत्वना देता है। कुछ समय बाद जाओचियर वहां से चली जाती है और फिर तब जाकर शिनशी के जान पर जान आती है। वो अलमारी की तरफ देखता है और सोचता है, चलो ये मुसीबत तो चली गई, अब इस मुसीबत को दूर किया जाए। फिर वो अलमारी को खोलता है तो वो देखता है कि गर्मी के कारण डोंग यिलिंग का हाल बेहाल हो चुका था। वो डोंग यिलिंग को बाहर निकलने को कहता है और उसे अब कमरे से बाहर जाने को कहता है। और फिर वो एक जगह में बैठ जाता है और वो सोचने लगता है, फिलहाल ये जगह अब काफ़ी अजीबोगरीब होता जा रहा है, अब मुझे परीक्षण के दूसरे पड़ाव पर ध्यान देना होगा। और ये सोचते ही वो डोंग यिलिंग को कहता है, डोंग यिलिंग मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए ये सेट को छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। मुझे अपने कल्टीवेशन को और भी गहरा करना है, इसलिए मुझे इस कारण बाहर जाना होगा। मुझे यहाँ वापस आते आते करीब करीब 1 आध साल लग जाएंगे। इस बात को सुन डोंग यिलिंग कहने लगती है, मास्टर अचानक आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? इस बात को सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है, अरे अभी इस वक्त मुझे किसी को ढूंढना है, इसलिए मुझे ये ख्याल अभी आया। खैर सभी डिसाइबल की जिम्मेदारी अब तुम पर आती है, तो ध्यान से रहना और सबका ध्यान रखना। और फिर हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने हुलियों को बदल अपने सेट से निकलकर बाहर की ओर प्रवेश करता है और वो फिर अपने आप से कहता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं इस सेट से निकल बाहर की दुनिया को देख पा रहा हूँ।
खैर, मेरा लक्ष्य काफ़ी दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं पैदल ही जा सकता हूँ। और इसी बात से हमारे इस कहानी का भाग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।